नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एसएसएल में। तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं की गणित की पूरी किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। और हम बात करेंगे 100 प्रश्नों की। केवल 100 प्रश्न करवाएंगे पूरी किताब में से, जो पूरी किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्नावली में से जो है जितने नंबर के प्रश्न आएंगे उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से करवाए जाएंगे। तो पहली प्रश्नावली से शुरू करेंगे। तो पहली प्रश्नावली है हमारी वास्तविक संख्याएं, जिसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है जो एक एक नंबर का आएगा। चारों प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। और किस प्रकार आएंगे ये? तो यहाँ से 2 प्रश्न तो इसमें से आएंगे ऑप्शनल प्रश्न, जो एबीसीडी में से होंगे, ऑप्शनल होंगे। और 2 प्रश्न है जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जो एक एक नंबर के हैं, हमको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहली प्रश्नावली से। तो हमारे शुरुआत के प्रश्न जो तो शुरुआत के प्रश्न इस प्रकार से ऑप्शनल प्रश्न आएंगे, जिनमें प्रत्येक के 4 भाग होंगे। जैसे पहला प्रश्न है ए बी सी डी, चारों में से जो सही आंसर आता है उस आंसर को हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है निम्न में से ए परिमेय संख्या। और यहाँ पर मैंने सेकंड लिखा है, इसमें भी यही पूछा गया निम्न में से ए परिमेय संख्या। यानी ए परिमेय वाली संख्याओं के जो प्रश्न हैं, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक तो ऊपर का प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी √9, ऑप्शन सी -√4, ऑप्शन डी √9/16। और जो हमारा सेकंड प्रश्न है, इस प्रश्न में लिखा हुआ है 2.25 है, 2.25, फिर 2.232, 2.232, फिर 2 है, फिर 2.475342, इस प्रकार। तो देखो इसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं और दोनों प्रकार के सवाल का हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से सवाल आ सकता है। तो पहला प्रकार होता है कि संख्याएं रूट के अंदर दी गई, यहाँ पर चारों संख्याएं रूट के अंदर है। और सेकंड नंबर का बनता है यदि संख्याएं रूट में नहीं हो, पॉइंट में हो। तो पॉइंट में हो किस प्रकार हल करना है, रूट में हो किस प्रकार हल करना है, इनका तरीका हमें आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम रूट वाली संख्याओं को किस प्रकार हल करेंगे। तो कैसे हल करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो संख्याएं रूट के अंदर होती है, जैसे √2 है, √3, √5, √6, √7, इन संख्याओं का हमें पता होना चाहिए। यह संख्या जो मैंने लिखी है यहाँ पर, यह ए परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्याएं हैं। यानी जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न में इनमें से यदि कोई भी संख्या, सिंगल एक ही संख्या इनमें से, चाहे √7 हो, √6 हो, √5 हो, √3 हो या √2 हो, कोई भी ऑप्शन इनमें से मिल जाए तो उसी ऑप्शन पर हमें निशान लगा देना, यानी वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें √3 आ रहा है, केवल सिंगल √3 इनमें से आया है, तो हमारा आंसर रहेगा √3। इसके अलावा जो 3 संख्याएं होंगी, जैसे ये √9 है, ये ए परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि √9 का मान 3 होता है, यानी 9 का वर्गमूल करेंगे 3 आएगा। रूट के अंदर माइनस वाली संख्या है, यह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रूट के अंदर जो भी संख्या माइनस में होती है वो वास्तविक संख्या नहीं होती, ये काल्पनिक संख्या है। तो ये भी ए परिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है √9/16। तो √9 का मान 3 हो जाता है, √16 का मान 4 हो जाता है, तो 3/4 ये भी परिमेय है। तो इनमें से यदि कोई भी संख्या आ जाती है तो वह संख्या इनमें ए परिमेय संख्या होगी। तो पहले नंबर का प्रश्न हो गया। सेकंड नंबर का है, यदि संख्याओं में पॉइंट आ रहा है, यदि संख्याओं में पॉइंट दिया गया है तो हमें क्या करना है, संख्याओं पर ध्यान देना कि पॉइंट के जो बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है 2, ये तो परिमेय संख्या है, इसको बटे के रूप में लिख ही सकते हैं। हम बात करते हैं पॉइंट वाली संख्याओं, तो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं पर ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे 2.25, केवल 2 ही अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, वह परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा इसमें पॉइंट के बाद आ रहे हैं 2 3 2, 2 3 2 आया, फिर से 2 3 2, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। यानी पॉइंट के बाद आने वाली संख्या यदि रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, जैसे इसमें 2 3 2 बार बार आया, दोबारा से आया, फिर अनंत तक चल रही है, तो यह संख्या भी परिमेय संख्या होती है, ए परिमेय संख्या नहीं होती। ए परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसमें पॉइंट के बाद अंक दिए गए हों लेकिन सब अलग अलग,
एक जैसे नहीं होनी, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। जैसे इसमें 232 रिपीट हो रहा है, आगे डॉट डॉट लगाओ, अनंत तक ये रिपीट होता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी अंक दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ से देखेंगे 4 सिंगल है, फिर 47 देखेंगे दोबारा 47 नहीं है, 475 देखेंगे दोबारा से 475 नहीं, यानी इसमें अंक रिपीट नहीं हो रहे। तो जिन संख्याओं में पॉइंट के बाद अंक रिपीट नहीं होते हैं वह संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन आएगा डे ऑप्शन। देखते हैं इससे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में संख्या 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो चलो ये गलती से लिख गया, संख्या 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या दी होगी, जैसे यहाँ पर 400 दिया हुआ है, इस संख्या के गुणनखंड कर लेंगे। तो 400 के हम गुणनखंड करेंगे, 400 के गुणनखंड, सबसे पहले इकाई अंक 2 आया है, वो 0 आई है, तो 2 का भाग देंगे, 400 में गया 200 बार, फिर से 2 का भाग 200 में चला गया ये 100 बार, फिर से 2 का भाग 100 में 50 आ गया, 50 में फिर से 2 का भाग दिया 25, 25 में 2 का नहीं जाएगा, 2 का छोड़ दिया, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का 24 होते हैं, तो 3 का भाग देंगे, सॉरी 3 का नहीं जाएगा, 3 का गलती से हो गया ये, 5 का भाग देंगे, 25 और फिर 5 में 5 का भाग एक बार। तो संख्या 400 के गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में पूछा गया है कि गुणनखंडों की जो घातों का योगफल, अब घातों का योगफल किस प्रकार निकालना है, हमें क्या करना है, इस संख्या के जो टुकड़े आए हैं इन टुकड़ों को गिन लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े आए हैं, तो इस संख्या के गुणनखंडों की घातों का योगफल 6 होगा, हमारा आंसर आएगा इसमें 6। अगला प्रश्न है, संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, ए और 18, और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। तो संख्या ए और 18, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और 18, डायरेक्ट करना है क्योंकि ए में से है, तो डायरेक्ट करेंगे, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याएं हैं ए और 18, ए इंटू 18 यानी दो संख्याओं का गुणा, और इनका गुणा बराबर होता है इनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। इनका एचसीएफ 2 है इंटू इनका एलसीएम 36 है, यहाँ से ए का मान ज्ञात करना है, 18 को हटा दिया, यहाँ से 18 को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 18, तो 18 का भाग 36 में दे दो, 18 गुना 36, 2 इंटू 2 4 बन गई, यानी हमारा इसमें आंसर आएगा 4, से ऑप्शन आएगा इसमें। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, संख्या 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। तो दो संख्याएं 26 और 91, दोनों का एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी। तो ऐसे प्रश्न 1 नंबर के लिखे हुए प्रश्न आ सकते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो संख्या है 26 और 91, तो संख्या लिख ली हमने 26 और 91, दोनों को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। पहले लिखा हमने 26 और लिख लिया 91, दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। 26 में भाग 2 का जाएगा, 2 का भाग दे दिए इसमें, 13 बार, 13 में भाग नहीं हम, 13 का भाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का जाएगा एक बार। इसी प्रकार 91 के गुणनखंड करेंगे, 91 इकाई अंक 1 हुआ, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, जोड़ने पे 10 बन रहा है, 5 का जाता ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 नहीं, तो इसमें जाएगा 7 का भाग, 13 सत्ता 91 होते हैं, और 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का भाग 1। तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड हमको लिख लेने हैं। 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13, और 91 के हो गए 91 के 7 इंटू 13। एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ मतलब जोड़ा है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा कैसे बनाएंगे, जो संख्या ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों में दी गई है, केवल वही संख्या लिखी जाएगी एचसीएफ में, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उनको छोड़ देना है। तो केवल 13 का जोड़ा बना है, एचसीएफ 13 हो गया।
अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या करना है, जिसका जोड़ा बन रहा है पहले वो लिखो, तेरे का बना, तेरे लिख दो, इनटू जिनका जोड़ा नहीं बन रहा यानी जो अलग अलग संख्या है वो संख्या भी साथ में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर 2 और 7 बच गया है, 2 को भी लिखेंगे और 7 को भी, तो 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 और 26 इंटू 7, 26 होता है 182। तो यहाँ पर उत्तर आएगा एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 होगा संख्या 26 और 91 का। अगला प्रश्न है एचसीएफ ज्ञात करना है 306 और सॉरी एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है, प्रश्न में 9 है, और एलसीएम 306 यानी इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पास अभी हमने एक सूत्र देखा था पिछले सवालों में, सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या हम मान सकते हैं, एक मान लिया ए, दूसरी मान ली बी, दोनों संख्या ए और बी हो जाएंगी, यानी ए गुणा बी यानी दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ गुणा इन्हीं संख्याओं का एलसीएम। तो ए का मान 306 है, ए की जगह 306 ले लिया, बी की जगह गुणा में 657 ले लेना है। एचसीएफ, अब इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ लिखा हुआ प्रश्न में 9 है, गुणा एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम है ही नहीं, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख लेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 9 को यहाँ से हटा देंगे, 9 गुणा में है, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगा, 306 गुणा 657 और इनके भाग में लग गया 9, बराबर रह गया एलसीएम। 9 का भाग दे देंगे, किसी भी संख्या में दे सकते हैं, दोनों में चला जाएगा पूरी पूरी बार। तो 306 में दे दिया, इसमें जाएगा 34 बार, तो 34 का गुणा कर लेंगे 657 से, तो एलसीएम बराबर 34 इंटू 657 करेंगे, यह आ जाएगा 22,338। तो आंसर होगा इसमें 22,338। देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पूछा गया है दर्शाइए कि संख्या दी हुई है 6 प्लस अंडर रूट 2, संख्या है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक ए परिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है। 1 नंबर का सवाल बनता है, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान से समझ लेना, एक इसका तरीका है, तरीके को समझ लेना, बाकी यदि संख्या में बदलाव भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें तरीका क्या है कि हमें क्या करना है, जो संख्या दी गई है इसमें पूछा गया है ए परिमेय संख्या, प्रश्न में ए परिमेय संख्या पूछेगा, हमें इसको अपनी तरफ से परिमेय संख्या मान लेना है। तो जो भी संख्या दी होगी, जैसे इसमें दिया है 6 प्लस रूट 2, तो यहाँ पर लिख देंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं, परिमेय यानी बटे वाली संख्या, जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें अंश होता है, हर होता है। तो यदि ये परिमेय संख्या है यानी 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, तो इसका मतलब इस संख्या को बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका मान कोई भी संख्या हमने लिख लिया p बटे q, यानी बटे के रूप में ये वाली संख्या, जो इसका मान बटे में आएगा, जो मान हमको पता नहीं, p बटे q के रूप में हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ लिख देना कोष्टक में, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं, क्योंकि q का मान 0 के बराबर हो गया तो 0 का भाग देंगे p में, 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, a परिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक स्टेप में परिमेय संख्या मान लेना है, फिर बराबर में p बटे q लिख लेना है, फिर यहाँ से हमको करना है पक्षांतरण, यानी पक्षांतरण एक तरफ संख्या रूट वाली रख देंगे, एक तरफ बिना रूट वाली, यानी यहाँ पर जो है रूट 2 है इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पर रूट 2 बराबर का निशान है, फिर है p बटा q। तो यहाँ से हम 6 को हटा लेंगे, बिना रूट वाली संख्या को हटाकर इधर ले जाएंगे, प्लस की है माइनस बनेगा,
ये बन गया √2 इज इक्वल टू पी बटा क्यू माइनस 6। तो यहां से हम देख रहे हैं पी बटा क्यू माइनस 6। पी बटे क्यू का मतलब होता है बटे वाली संख्या। मान लिया पी बटे क्यू का मान 2/3 हो गया। अब इसमें से 6 घटाना है। घटाव के लिए नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, 3 आ जाएगा। भाग करेंगे 3 से एक बार, 2 से गुणा किया 2, फिर 3 इंटू 6 करेंगे तो 18। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया माइनस का 16/3। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, उसमें से 6 घटाव किया तो यहाँ भी ये परिमेय आई है, यानी बटे वाली संख्या है। बटे वाली संख्या में से 6 घटाया, बटे वाली संख्या में से 6 घटाते हैं, परिमेय संख्या में से 6 घटाते हैं तो परिमेय ही आती है। लेकिन इधर आ रही है ए परिमेय। √2 पहले से हमें पता है ये ए परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से हमने जो ये कल्पना की है, अपनी तरफ से माना है, ये गलत सिद्ध हो जाता है। गलत सिद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि इस संख्या का मान p बटे क्यू के मान हम कुछ भी ले रहे हैं XYZ, उसमें से 6 घटाव करेंगे तो बटे में आएगा। लेकिन इधर आ रहा है बिना बटे वाला ए परिमेय संख्या, इसको बटे के रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो यहाँ लिखेंगे हम p बटा क्यू माइनस 6 परिमेय है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 ए परिमेय संख्या है, लेकिन √2 ए परिमेय संख्या, √2 ए परिमेय संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना, की गई कल्पना गलत सिद्ध होती है, या लिख सकते हैं गलत है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। अब हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, हमने कल्पना की है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह परिमेय नहीं है, यह संख्या ए परिमेय संख्या। अतः प्रश्न में पूछी गई संख्या है हमारे पास 6 + √2। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार का एक सवाल और बनता है इस प्रश्नावली से। जैसे इसमें पूछा है 6 + √2 एक ए परिमेय संख्या है, संख्याओं में बदलाव कर दे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी प्रकार का है, केवल संख्याओं में बदलाव है। पूछ सकता है प्रश्न में, दर्शाइए कि 3√2 एक ए परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है? अपनी तरफ से माना, इसको हटा दिया। 3√2 एक परिमेय संख्या है। यदि 3√2 एक परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर p बटे क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ से अब 3 को हटाएंगे, इधर 3√2 के गुणा में है तो इधर ये बटे में आ जाएगा, ये बन जाएगा p बटा 3q। और p बटा 3q, अब p और q के कुछ भी मान ले, p बटे 3q एक परिमेय संख्या बनेगी। यहाँ पर लिख सकते हैं p बटे 3q एक परिमेय संख्या है। लेकिन आगे √2 प्राप्त हो रहा है, यह ए परिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 3√2 एक ए परिमेय संख्या। अतः 3√2 एक ए परिमेय संख्या है। तो पिछले में भी 6 + √2 आया था, उसमें परिमेय हो गया, ए परिमेय कर लेना इसको, क्योंकि ए परिमेय सिद्ध करवाया है तो हम लास्ट में लिखेंगे ए परिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न थे हमारे पहली प्रश्नावली के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इनकी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 2 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं
जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है।